सभी को प्रणाम, जय जगत। मंच में आसीन मेरे साथियों ने बहुत अच्छे से हर मुद्दे को छुआ है। कुछ मुद्दे जो नहीं हमने पकड़े या बताए, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में गांधी को जानने, मानने और काम करने वालों की संख्या बहुत है, बहुत बड़ी है। और मैं चाहूँगी कि इस शक्ति को हम पहचाने कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे हैं इस भारत में, भले वो कार्यकर्ता हों, संस्थाएं हों, आश्रम हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, प्रकाशन संस्थाएं हों। इतनी बड़ी मात्रा में भारत में फैला हुआ गांधी का काम यदि हम पहचान लें और अपनी शक्ति को पहचान लें, तो ये जो निराशा हमारे बीच में है और ये जो हमारा मानना है कि हम कुछ नहीं हैं, छोटे पड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, ये मेरा मानना है बिल्कुल गलत है। और मैं आशा करूँगी कि अगली बैठकों में, अगले अधिवेशन में हम अपने कामों को प्रस्तुत करें, क्योंकि मैं जितना भारत घूम रही हूँ, पहचान रही हूँ कि गांव-गांव में, छोटे कस्बों में, शहरों में बहुत बड़े पैमाने पे लोग गांधी का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कि हम उसकी नोटिंग नहीं कर रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं कि ये काम कहाँ कहाँ हो रहा है। भले वो किसान आंदोलन हो, महिलाओं को लेकर बहुत बड़े पैमाने में बचत गठों का काम हो, बाकी कारीगरों के क्षेत्र में जो काम चल रहे हों, उसको हमें नोट करना होगा। अपनी सारी संस्थाओं को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उनकी एक यादी बनानी पड़ेगी, उनकी एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी और हम देखेंगे कि सचमुच हम बहुत बलवान हैं, शक्ति में कहीं कमी नहीं है हमारी। सिर्फ ये है कि हम देख नहीं रहे, अपनी आंखें खोल नहीं रहे और ना उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं। जो टूट रहा है वो अभी भी जुड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम छोड़ा और तय किया कि वो सेवाग्राम बसेंगे, तो उन्होंने यहाँ आकर बहुत सारे अहिंसा के प्रयोग किए। हम केवल उनके राजनीतिक अहिंसा के प्रयोग को जानते हैं, पर उद्योगों को लेकर जो उन्हें अहिंसक प्रयोग किए, मुझे लगता है कि उसकी तरफ हमें फिर से बोलना पड़ेगा। गांधी जी ने यहाँ आकर 30 प्रयोगशालाएं शुरू की, जिसमें बुनियादी चीज़ें, भले वो मिट्टी का मकान हो, अहिंसक शहद हो, घास के ऊपर काम हो, यहाँ की जो लोकल ब्रीड है गाय की, गौलव, उसका अनुसंधान हो, या गुड़ का काम हो, या अहिंसक चमड़े का काम हो। इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों को बुलाया, उद्योगशालाओं को बुलाया, उद्योगपतियों को बुलाया, प्रयोगशालाओं के लोग, बड़े बड़े लोगों को, नोबेल लॉरेट्स को बुलाया और कहा कि देखिए, मुझे गांव में यदि अहिंसक काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे उद्योगों को वापस लाएं। मेरा ये मानना है कि हमारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं। हमारा ध्यान उस तरफ है जिसको हम सुधार नहीं सकते, और जो हमारे हाथ में जिसे हम सुधार सकते हैं उसकी तरफ करीबन हमारा ध्यान नहीं। अभी सफाई का काम शुरू किया है। 2 तरह की झाड़ू लगाई जाती है। एक झाड़ू लगाई जाती है जो बाहर लगाई जाती है, जो हम लगाते हैं, घर की गंदगी बाहर फेंकने का काम। सुनार झाड़ू उल्टी लगाता है, घर के अंदर लगाता है, क्योंकि उसको अपने सोना चांदी के टुकड़े बचाने हैं, तो झाड़ू अंदर की तरफ लगाता है। तो हर बार सफाई की परिभाषा बदलेगी। गांधी के समय प्लास्टिक नहीं था, गांधी के समय सफाई की बिल्कुल उल्टी धारणा थी, जिसमें झाड़ू लगा के भी सफाई हो सकती थी। पर यदि गांधी जन सफाई का काम अपने हाथ में लेते और मानते हैं कि सबसे कूड़ा भरा देश ये, सबसे गंदा देश है, जिसकी नदी, नाले, पोखर, पहाड़ सब गंदगियों से, प्लास्टिक से और खराब कूड़े से भरे हैं, हमारा काम यह है कि हम सफाई अपने हिसाब से करें। अपने हिसाब की सफाई का मतलब है कि हम पूरी सफाई को इतना आधुनिक बना दें कि कोई भी आदमी गटर में नहीं मरेगा, कोई भी आदमी, केवल वो नीची जाति का है या छोटी जाति का है, वो गंदा काम नहीं करेगा। यदि हम पूरी तरह आधुनिकीकरण करें, सारी रिसाइकलिंग करें, जितना भी खनिज जमीन से निकलता है उसका पूरा का पूरा उपयोग करें, गांव-गांव में छोटे छोटे उद्योग करें कि हर तरह की गंदगी, हर तरह का कूड़ा, हरा, सूखा, आर्सेनिक, जो भी कूड़ा है, उसको हम व्यवस्थित करेंगे, तो एक बहुत बड़ा काम गांधी जन से सफाई का हो सकता है, जो गांधी जी ने कहा था। दूसरा काम जो गांधी जी ने किया था वो खादी का काम, कारीगरों का काम, और ऐसे लोग जो बहुत सालों से पारंपरिक ढंग से हमारा एक अलग विज्ञान, एक संस्कृति और एक भाषा लेकर चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कहने के लिए कि हम सब बात जरूर खादी की करते हैं,
पर हम कारीगरों की तरफ देख ही नहीं रहे। मुझे आपको बताना होगा कि आज तक भारत की जनसंख्या जो ली जाती है उसमें अभी तक कारीगरों की कितनी संख्या है, कितने तरह के काम करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में अभी भी सेंसस में कहीं कोई नोंदनी नहीं है। हमारी मांग होनी चाहिए कि सेंसस में हम कारीगरों को जोड़ें, क्योंकि कारीगर ही गांधी की जमात है, जो हाथ से काम करता है, जो शांति से रहता है, जो एक जगह स्थिर है। हर समाज में स्थिरता ही संस्कृति को बढ़ाती है। संस्कार, संगीत, कला इस स्थिरता से आता है। ये जो हम अभी जो हमारी भटकती जमात है, इधर उधर जा रही घूम रही है, ये कभी भी संस्कृति नहीं बनाती। तो ये संस्कृति बनाने वाले कारीगर पूरी तरह मर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे 10 लाख खादी के कारीगर मर चुके हैं। बाकी हर जगह लोहार, बढ़ई, कुम्हार, चमार, हाथ से काम करने वाले, अलग अलग धातु बनाने वाले सभी कारीगर करीबन खत्म हो गए हैं। कोविड के समय किसानों को ज़रूर मदद मिली, पर कारीगरों को कहीं मदद नहीं मिली और वो मजदूर बन गए। एक बार मजदूर बना कारीगर कभी फिर कारीगर नहीं बन सकता। तो इतनी बड़ी जो हमारी शक्ति है हमारे पास में है, वो हम गंवा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ जब हमने अपना खादी का झंडा गंवाया। ये एकमात्र देश है दुनिया में जो खादी के झंडे को फहराता था, इसलिए कि उस श्रम शक्ति को सल्यूट करता था, उसको सलाम करता था। और एक हाथ से बने हुए कटे हुए धागे से बने झंडे को के तहत सब जमात, सब जाति ऊंच नीच छोड़कर वहाँ खड़ी रहती थी। आज हमने उसको विदेशी कपड़ों में बदल दिया, एक सिंथेटिक कपड़ा फहरा रहा है, और उसके तले एक भी गांधी जन ने उसको लेकर ऐसी आवाज़ नहीं उठाई ये तरंग बनती और एक बड़ा आंदोलन बनता कि नहीं, ये एकमात्र देश जो खादी का झंडा फहराता था, क्योंकि वो श्रम शक्ति को जगह देता है और वो कारीगर को एक स्थान देता है, वो हमने खोया है। इसलिए मेरा कहना है कि गांधी जन जहाँ भी हो, वो यदि मूलभूत चीज़ों पर अपना ध्यान न देते हुए उन चीज़ों को ध्यान दे जिसको हम न संभाल सकते हैं, न जिसके बारे में हमारी पहचान बनी। हम लोग गांव में जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, किसान सब गांधी जन हैं। किसानों में बहुत बड़ी संख्या में अभी भी उतना ही मातृत्व है, आंखों में वही पानी है, दिल में वही दर्द है जो गांधी जन का होना चाहिए। पर ये कि हमारा ध्यान केवल आंदोलन की तरफ है, जबकि हम बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। अभी हम वर्धा के आसपास बीज आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे करीब 90% बीज विदेशी बीज हैं। ये सारी विदेशी कंपनियां हमारे बीज पर आक्रमण करके हमारी बीज की स्वतंत्रता हमसे खो रही है। एक बार बीज हमारे साथ से चला गया तो हमारी खेती हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो मूल बीज हैं, जो जेनेटिक बीज हैं, जो इस ज़मीन से पककर बाहर निकले हैं, वो हमारी संपदा है, वो हमारी संपत्ति है। विदेशी कंपनियां इतना ही नहीं, हमें केमिकल्स तो बेच ही रही हैं, और उसके साथ बड़ी मात्रा में बीज बेच रही है। और हमारी सरकार हमारे देशी बीजों को हटा के विदेशी बीजों को बेचने का अभियान चला रही है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बीज स्वराज्य पे काम करें। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वह है तेल स्वराज्य का काम। आप जानते होंगे ये देश तेल प्रधान देश है। बच्चा होने से मरने तक तेल का उपयोग किया जाता है। इस देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का उपयोग किया जाता है। आपको जानकर दुख होगा कि 70% खाने का तेल हम विदेश से मंगाते हैं। इसका मतलब हमारा सोना, हमारा सारा धन हम विदेश में केवल खाने के तेल के लिए दे रहे हैं। बाकी पेट्रोल तेल तो अलग है ही, वो तो हम 70% विदेश से मंगाते हैं। पर खाने का 70% तेल मंगाना मतलब हमको खुद को गरीब करना, जबकि हमारा देश करीब 30 प्रकार के तेल खाता है। और तेल का मतलब होता है तिलहन, जिसको हाथ में आप लीजिए और दबाए तो तेल निकलना चाहिए। हमें जो विदेशी तेल आ रहा है वो सोयाबीन, कनोला, पामोलिव, सूरजमुखी, जो तेल नहीं है। ये दूसरे विश्व युद्ध में जहाँ तेल नहीं था अमेरिका में, उन्होंने तेल बनाने की एक प्रक्रिया बनाई है, जिसमें वो सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो डीजल को साफ करने में किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो तेल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं वगैरह, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स से बनते हैं। इसलिए मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, याददाश्त कम होना, ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही क्योंकि हम ऐसे तेल के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना तो केवल ये नहीं कि विदेशी हैं, वो जिस तरह से बनाए जाते हैं बहुत ही घातक है।
अभी तक किसी भी गांधी जन ने, किसी भी गांधी समाज ने देश स्वराज्य के बारे में बात नहीं की। जैसे गांधी जी ने नमक स्वराज्य की बात की थी, देश के स्वराज्य की बात की थी, ऐसे में आपको करीबन बहुत सारी चीज़ों के बारे में कह सकती है। वैसे ही वस्त्र स्वराज्य की बात, अभी तक हमारी सारी संस्थाएं खादी कमीशन या कमीशन लेकर खादी का उत्पादन करती आई हैं। 3000 संस्थाएं घटकर 2000 रह गई और करीब अब 1000 संस्थाएं जो भारत भर में खादी का काम करें। खादी संस्थाओं का काम नहीं, खादी हम सबका काम है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खादी वस्त्र, खादी की पूरी परिभाषा, खादी के पीछे के पूरे सिद्धांत को गांव-गांव तक ले जाएं, लोगों तक ले जाएं, क्योंकि ये वस्त्र नहीं, जैसे कहा है, विचार है, ताकि कोई भी गरीब, कोई भी दुखियारा भूखा न सोए इस देश में। तो हम खादी पहने। और जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हर चीज़ है। और जो सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा वो है मिट्टी बचाने का। मिट्टी पर हमारा अधिकार है, मिट्टी पर किसी का अधिकार नहीं है। जिस तरह से मिट्टी बर्बाद हो रही है, बड़े भले बड़े कारखाने हों, बांध हों, सरकारी योजनाएं हों, सड़कें हों, बहुत उपजाऊ मिट्टी हमारे हाथ से जा रही है। हमारे पास बचेगी केवल बंजर ज़मीन, बचेगी सिर्फ टूटा फूटा एक देश। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ हम कोशिश करें, पता लगाएं कि मिट्टी पर काम करने वाले, बीज पर काम करने, खेती पर काम करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले जितने भी लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, हर गांधी जन उसके साथ जुड़े। जहाँ भी प्राकृतिक चीज़ों पर काम हो रहा, भले वो भूरा खाना हो, अभी आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने में सरकार भी योजना बना रही है। गांधी जी ने आने के बाद यहाँ पे भूरे अनाज धीरे से प्रोसेसिंग करने वाले, जैसे हम स्लो फूड कहते हैं, ऐसे अनाजों पर काम किया। सारे गांधी समाज, गांधी जन यदि एक बार ये तय कर लें कि हम सब पूरे अनाज की तरफ जाएंगे, ये गेहूं और चावल और पानी खाने वाली जितने भी अनाज हैं उनको छोड़कर हम इस तरफ जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत है। मैं वापस कारीगरों पे जाऊंगी कि हमारे कारीगर इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि चीन ने आकर हमारे सारे कारीगरों का सारा सामान बनाना और बेचना शुरू किया। वो बहुत सस्ते में बनाता है, कारण आप लोग खोज सकते हैं क्यों वो सस्ते में बनाता है, पर हमारे एक बांस के कारीगर के पास में केवल 1 या 2 औजार होता है। वैसे ही चीन के कारीगर के पास में कम से कम 6 या 7 मशीनें होती हैं, जिसके कारण वो अच्छे से अच्छा सामान बना सकता है। तो आप जिस कंपटीशन में खड़े हैं, चीन वर्सेस भारत, हम हमेशा हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में रबर की चप्पल में सेफ्टी पिन लगाकर भागने वाले कारीगर और कामगार हैं। ये लोग कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारा ध्यान उन पर है ही नहीं। हमारे देश में जितने भी काम करने वाले कारीगर हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, ये जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसे हम कहते हैं हैजार्डस, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरे हैं। धूल का खतरा, मिट्टी का खतरा, चुभने का खतरा, जलने का खतरा। यदि हम मानते हैं कि हम उनसे जुड़े हैं जो सबसे नीचे तबके के हैं, वो कष्टकर मजदूर जो हमारे साथ में है, जो कष्टकर किसान हमारे साथ में है, उनके किसी भी काम का जिससे उनके शरीर को धोखा है, जिसके कारण उनके आने वाले पीढ़ी को धोखा है, यदि हम उनकी तरफ नहीं ध्यान देते तो हम एक हिंसक समाज बना रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ। मैंने कई वैज्ञानिक को पूछा कि महिला कितना भार उठा सकती है। कई महिलाओं को हैंगिंग ऑफ यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि भार ज़्यादा उठाती है उनके शरीर से ज़्यादा, तो बच्चादानी नीचे गिर जाती है, और ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। पर आज तक मुझे कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया कि महिलाएं कितना वजन उठा सकती हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम जो बहुत ऊपरी समाज की तरफ देख रहे हैं, अंदर हमारा समाज बुरी तरह पीड़ित है, अकेला है, अधूरा है। और हमारे देश में, हमारा देश तीसरा ऐसा देश है पूरे विश्व में जो वैज्ञानिकों की संख्या में, टेक्निकल संख्या में सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर। पर विज्ञान के नाम से कहीं कोई काम इन लोगों का धोखा कम करने के लिए, इनकी मजदूरी कम करने के लिए
इनके पास अच्छे औजार देने के लिए नहीं है। मैं आपको छोटी एक और बात बताती हूँ। गांधी जी ने यहाँ आने के बाद में अहिंसक शहद की बात की। अहिंसक शहद का मतलब होता है कि बिना मधुमक्खी को मारे शहद निकालने का। ये जो बड़े बड़े छत्ते आपने देखे होंगे, बहुत बड़े छत्ते पानी की टंकियों पर, ये एक मक्खी है जिसे एपिस डोर्साटा कहते हैं, बड़ी मक्खी है। इससे 70% शहद इन मक्खियों से निकलता है। आज के समय में विश्व में 50% मधुमक्खियाँ कम हो गई हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि मक्खियाँ मर जाएं तो 10 साल बाद मानव जाति खत्म हो जाएगी। ऐसे समय में मधुमक्खियों को बचाना बहुत ज़रूरी है और गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था। उसमें ये पता लगा है कि जो खूंखार मक्खी है जिसको काटने से हाथी भी मर सकता है, इसमें से शहद निकालने की बहुत सरल प्रक्रिया है, क्योंकि ये मक्खी सबके लिए अलग शहद बना के रखती है। मतलब मानव जाति के लिए, खुद के लिए अलग बनाती है, मानव जाति के लिए एक छोटी जगह शहद बना के रखती है और आपको केवल उतना शहद निकालना है, बाकी उसके छत्ते को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, न एक मक्खी को मारना है। ज़्यादातर आदिवासी पक्षियों के छत्ते को धूल लगाते हैं, धुआं लगाते हैं, जला देते हैं और करीबन हर मक्खी में 1 लाख मक्खियाँ मरती हैं हर छत्ते पर। इस तरह से करोड़ों मक्खियाँ मरती हैं, क्योंकि हर आदिवासी 300 छत्तों पर को तोड़ता है। गांधी जी का ये जो सिद्धांत है अहिंसक मधुमक्खी का शहद निकालने का, इसको लेकर हमने करीब 10-15 हज़ार आदिवासियों को तैयार किया। बहुत छोटी सी उनको जैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उनके कुछ सामान उनको चाहिए होते हैं। हम भारत सरकार से बहुत समय से बात कर रहे हैं कि आप आदिवासी को चोर न माने, वही रक्षक हैं आपके पूरे जंगलों के। आप उन्हें केवल इतना औजार दें और उन्हें मदद करें कि वो इस तरह से अहिंसक शहद निकालें। उसमें से एक छोटे से चाकू की ज़रूरत है जिसके ऊपर एक वैज्ञानिक काम कर रहा है। मैं पिछले 10 साल से वैज्ञानिकों को कह रही हूँ कि मुझे वो चाकू जिससे वो छत्ता काट सकें, वो मुझे बना के दें। मैं आपकी तरफ से इस चीज़ को ले जाना चाहती हूँ कि हिंसा केवल शारीरिक और पैसों की कमी, जाति भेद, धर्म भेद के बहुत आगे हर व्यक्ति जो हमारे देश में है, जो मेहनत कश है, जो जिसके कारण ये देश बना है, उसका दुख यदि हम नहीं पहचानते, यदि हम उसके साथ नहीं जुड़ते और उसके साथ काम नहीं करते, तो हमारे सारे कार्यक्रम सब कुछ बेमानी हो जाते हैं। हम लोग मिट्टी का घर बनाते हैं। जो हमारी संस्था है उसने गांधी कुटी से प्रेरणा लेकर ये तय किया कि जितने भी हम घर बना रहे हैं वो कंक्रीट के जंगल हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट, स्टील, कांच और इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, जो वापस न मिट्टी में मिल सकते हैं। और अभी धीरे धीरे, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी होती है सीमेंट के घरों की, ये 50 से 60 साल तक रहते हैं। 60 साल के बाद ही टूटने लगते हैं। तो आप देखेंगे बड़े पैमाने में ये घरों का कूड़ा, मकानों का कूड़ा होने वाला है, हो रहा है। वो कहाँ फेंका जाए इसके बारे में बहुत चिंता की बात है। हमने तय किया कि क्यों हम मिट्टी के मकान न बनाएं। कच्चे मिट्टी के मकान बनाने का हमने बहुत बड़ा प्रयोग किया है, सफल प्रयोग किया है, जिसमें कुम्हार ने बनाई हुई चीज़ें, बेलदारों का काम, कारीगरों का काम, जिसमें 90% पैसा कारीगरों को जाता है और अच्छा मिट्टी का मकान आपको मिलता है। हमारा देश या प्रकृति पूरे समय कोशिश कर रही है कि हम ठंडे रहें। जितनी तेज़ी से अनाज हम पीसते हैं उससे उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है, डॉक्टर साहब जानते हैं। उतनी तेज़ी से यदि हम चले, उतनी घर्षण से, उससे मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी, वो भी हम जानते हैं। पर कोशिश कहीं उस तरफ से नहीं। तो मैंने जब आपको मिट्टी के मकानों के बारे में कहा, तो मिट्टी के मकान इसलिए हम बनाते थे क्योंकि हम पूरी कोशिश करते थे कि हम ठंडे रहें, और दूसरी कोशिश करती थी कि हम सब ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो सांस लें। ठंडे रहने का मतलब था कि हमने मिट्टी के, घास का, लकड़ी का, बांस का, पानी का, पेड़ों का बहुत भरपूर उपयोग किया ताकि हम इस सब चीज़ों को लाएं जो हमें ठंडक दे। हम पूरी उल्टी सभ्यता में जा रहे हैं। हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी पृथ्वी को, सभी को गर्म कर रहे हैं और उल्टा करने की हमारी कोई तैयारी नहीं। मैंने पिछले कई सालों से कई गांधी संस्थाओं से कहा कि कम से कम एक मिट्टी का मकान सिंबॉलिकली अपने पास बनाए, पर आज तक मुझे एक भी गांधी संस्था ने ये नहीं कहा कि ज़रूरी गांधी की कुटी कम से कम प्रेरणा रूप में या प्रतीक रूप में हमारे पास रहे।
तो मुझे आपको कहना है कि दूसरा जो हमारा सिद्धांत है कि हम सब वो चीज़ इस्तेमाल करें जो सांस ले। जो सांस नहीं लेता वो मृत है, जो सांस लेता है वो जिंदा है। अहिंसा और हिंसा में यही है कि हिंसा वही है जहाँ आदमी मृत हो जाता है, अहिंसा है जहाँ वो जीवित हो जाता है और सांस लेता है। हमारे कपड़े सांस लें, हमारे घर सांस लें, हमारा खाना सांस लें, हमारे जूते सांस लें, हमारा पूरे विचार नए सांसों से भरे। इस प्रेरणा से ही हम अहिंसा की तरफ चल सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो जो चीज़ें हमें गर्म करती, जो जो चीज़ें हमें नाराज़ करती, जो जो चीज़ें आसपास के पूरे वातावरण में जहर घोलती हैं, उनके में तुरंत रुकना होगा, उसी समय रुकना होगा। और दूसरा आखिर मुझे कहना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यदि आपको मैं बताऊंगी तो छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे लोगों द्वारा किए हुए बहुत सारे प्रयास पूरे भारत में अलग अलग जगह चल रहे हैं। एक लाहिरी देवी है जिनको जो हमें मिली थी थोड़े दिन पहले, 2 कमरे का घर है, माँ बाप के साथ रहती है। उनको धुन लगी है केवल ज्वार के और बाजरे के बीज इकट्ठा करने की। उन्होंने कई प्रजातियों के, मुझे उन्होंने बताया शायद 100 प्रजातियों के बीज इकट्ठा किए हैं। आसपास के 50 गांव में वो बांटती हैं और उनसे फिर बीज इकट्ठा करती हैं और फिर उसको फैलाती हैं। अकेली औरत बिना पैसे के, बिना किसी सहायता के गांधी का काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि गांधी का काम एक बड़े पैमाने पे नहीं रहेगा। हम जिस समय खड़े हैं और जिस आलोचना और जिस शब्द में कहूँगी कि एक तरह से हमें घृणित बनाया जा रहा है, ऐसे समय बहुत ज़रूरी है कि हम बीज बचा पाएँ। इस समय बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सारे प्रयोगों को हम संजोएं, उनको मदद करें। जैसे रविंद्र ने कहा कि जो चीज़ हमसे जुड़ती है, भले एक भी चीज़ जुड़ती है उसको जोड़ें। हमारी जो आदत है पूरे समय काट छाट करने की, उसको हम रोकें। और अंत में मैं 2 चीज़ें अपने माता पिता के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे विश्वजीत ने कहा कि तीसरी पीढ़ी है, तो कई लोग पूछते हैं कि भाई गांधी परिवार से आप आए हैं तो क्या अलग है। हम तो गांधी जन है, हमारे भी परिवार में वही होता है जो आपके परिवार में होता है, तो आप कैसे अलग हैं। तो मैं आपको 2 घटना बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने तय किया था कि वो एक परिवार ऐसा बनाएंगे जो अहिंसक होगा। जब हम छोटे होते हैं, जैसे जब हम छोटे थे तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि बच्चे बहुत भागते कूदते हैं, हमेशा गिरते पड़ते टूटते रहते हैं, कुछ ना कुछ चोटें उन्हें लगती रहती हैं। तो हमेशा माता पिता जिस चीज़ से चोट लगी है, जैसे भले वो पत्थर हो, लकड़ी हो, कोई फर्नीचर हो, कुछ हो, बच्चे को यदि चोट लगी और रोता होता आता कहता है कि देखो इसने मुझे मारा। किसने मारा? तो उस कुर्सी ने मारा या उस पत्थर ने मारा वगैरह। तो माँ बाप कहते हैं अच्छा उसने मारा तो चलो हम भी उसे मारते हैं। फिर माता पिता बच्चे के साथ मिलकर जाते हैं और उसकी खूब टुकाई कर देते हैं, भले वो कुछ भी चीज़ हो जिससे बच्चे को चोट लगे। हमारे माता पिता क्योंकि गांधी जन थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम्हें चोट लगी है तो चलो, तो तुम्हें तो किससे चोट लगी तो हम बताते थे फला फला चीज़ ने हमें मारा। तो उनका कहना था कि जितनी चोट तुम्हें लगी है उससे ज़्यादा चोट उस चीज़ को लगी है, भले वो पत्थर हो या कुर्सी हो या कोई भी चीज़ हो जिससे तुम्हें चोट लगी है, उसको तुमसे ज़्यादा लगी है। पर क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, इसलिए चलो हम जाके उसे प्यार करते हैं। तो हमारा ये काम था जिस चीज़ से हमें चोट लगी है, क्योंकि ये मूक है, वो बोल नहीं सकती, उसका दुख मेरे माता पिता ने हम तक पहुंचाया। और हमने हमेशा ऐसा किया कि जिसने हमें मारा है, जिससे हमें चोट लगी है, उसको हम प्यार करें। नंबर 2, ये चीज़ मैं कई जगह बता चुकी हूँ, पर कुछ नए मित्रों को बताती हूँ। पिताजी अम्मा ने कभी नहीं पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में हो, कौन से श्रेणी में आई हो, या हम सब बच्चों को। और हमेशा यही पूछा जाता था कि तुम लोगों ने कितने दोस्त बनाए और कितनी नई चीज़ें सीखी। तो यदि कंपटीशन ही नहीं था, क्योंकि हमें जीतना ही नहीं था, हमें फर्स्ट आना ही नहीं था, हमें कोई चीज़ों को किसी को छुपाना नहीं था, तो एक बहुत अलग तरह के एक स्वतंत्र विचार के लोगों को माता पिता ने पैदा किया, जो किसी भी तरह के स्पर्धा में नहीं थे, किसी को छोटा बनाना नहीं था, किसी से छोटा बनना नहीं था। तो मुझे लगता है कि गांधी जनों में हमें ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि स्पर्धा हमारे लिए नहीं, खुद को ही बुलंद करना है, खुद की लकीर बड़ी बनानी है, किसी की लकीर को छोटा नहीं करना है। तो अहिंसा का दूसरा पाठ,
तीसरा मैं आखिरी बताना चाहती हूँ कि मैं उस समय 13 साल की थी और आसाम में एक शिविर था जिसमें तय किया कि हम लोग, मैं जाऊंगी उस शिविर को भाग लेने। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा। उस समय भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन करीब ख़त्म हो चुका था, पर बाकी बहुत सारे काम, 10वीं समर्पण वगैरह सब चल रहा था। पिताजी हमेशा बहुत ही उसमें व्यस्त रहते थे, तो बच्चों के साथ उतना समय नहीं देते थे। तो मुझे बहुत खुशी की बात थी कि वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे। स्टेशन पर वो पहुँचे, ट्रेन के पास गए, बोगी के गेट पर खड़े होकर उन्होंने मुझे कहा कि अब से इस बोगी के सारे लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब ये काम तुम्हें करना है। इतना कहकर चले गए। उन्होंने बोगी में बैठे किसी आदमी को नहीं कहा। उस समय आसाम जाने के लिए दिल्ली से 3 ट्रेन बदलनी पड़ती थी। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरी लड़की पहली बार जा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन बदलनी है, पता नहीं है, लड़की छोटी है वगैरह, कुछ नहीं कहा। ना उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई किसी से बात मत करना, किसी का मत खाना, किसी को मत छूना वगैरह वगैरह, सब धोखा है, ऐसा भी नहीं कहा। और सिर्फ इतना कहकर चले गए कि तुम्हें इस बोगी का में सारे लोगों का ध्यान रखना है। उस समय गाड़ी बहुत धीरे चलती थी, किसी को पानी लाना, किसी को अखबार देना, किसी को खाना लाना वगैरह वगैरह, ये सारा सोशल मेरा शुरू हुआ। और बहुत प्यार से सब लोगों ने मुझे पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन से तीसरी ट्रेन और वापसी भी पहुंचा दिया। मुझे तब समझ में आया कि मेरे पिता ने केवल इतना कहकर कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे अंदर भरपूर विश्वास भरा, पर मुझे लोगों के प्रति भी बहुत विश्वास भरा। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोगों के अंदर करुणा है, प्रेम है, सब लोगों का मन है देने का। ऐसी बात मुझे पिताजी ने केवल एक इस उदाहरण से समझाती थी कि सब पे विश्वास करो, सबको खूब प्यार दो और प्यार दो, ये दुनिया आराम से चलेगी। तो ये जो संकुचित है मन है कि हम हर एक में कालापन देखते हैं, हर एक में एक धोखा देखते हैं, हर एक पे अविश्वास रखते हैं, तो कभी भी हम एक शांतिमय अहिंसक समाज का विचार भी नहीं कर सकते, रचना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि जो भी आपके आसपास गांधी संस्थाएं हैं, गांधी विचारक हैं, गांधी प्रयोग हैं, उनके साथ जुड़िए, इसको बड़ा बनाइए। हमें मूल मंत्र को और बीज को बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही खराब और ख़तरनाक समय है। इसके बारे में मंच पे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। हम अधूरे नहीं हैं, हम बड़े पैमाने पे साथ में हैं और पूरी तरह फैले हुए हैं। मैं आप सबको अभिनंदन और बड़ा कह दूँगी आशीर्वाद देती हूँ कि हम सब मिलकर एक नया अहिंसक समाज रच सकते हैं। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे मूक व्यक्ति हैं, मूक प्रकृति है जो नहीं बोल रही है, उसकी आवाज़ सुनिए। सबको धन्यवाद।